नमस्कार दोस्तों, जीनियस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर 10 के। देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। जिस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 के नाम से है मिसलेनियस के, तो पहले जाइए वो वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आगे क्वेश्चन। अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो दबाइए इस बटन को, दबाइए दबाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आगे क्वेश्चन। चलिए 11th वाला करते हैं। क्या है देखिए, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर। हमें ये बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऐसे वेक्टर के जो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब बराबर एंगल बनाता है ओ एक्स से, ओ वाई से और ओ जेड से, वो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 आना चाहिए। चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। देखिए ये कह रहा है कि एक वेक्टर है, वेक्टर ठीक है, ए वेक्टर मान लेते हैं, वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये जो वेक्टर बनेगा इधर की तरफ, ठीक है ना, वो ओ एक्स से एंगल अगर अल्फ़ा बनाता है, ठीक है, और ओ वाई से जैसे हमने सीखा है इससे बीटा एंगल बनाता है, और इससे कितना बनाता है, गामा एंगल। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड है ये। क्या है? इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है सेम एंगल, सेम एंगल विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा इक्वल्स टू किसके हो गया, बीटा इक्वल्स टू किसके हो गया, गामा के। हाँ या ना? क्योंकि ओ एक्स से कितना बना रहा है, अल्फ़ा, और वाई से कितना बना रहा है, बीटा, और जेड से कितना बना रहा है, गामा। इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि ये सेम एंगल है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। देखिए अगर अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा है, देन ये भी तो ज़रूरी हो गया ना आपकी, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा। हाँ या ना? बताइए। जैसे अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा है, अगर अल्फ़ा 30 डिग्री होगा, है ना, तो बीटा भी कितना हो गया, 30 डिग्री, और गामा भी कितना हो गया, 30 डिग्री। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं बस, ठीक है नहीं। अल्फ़ा 30 तो बीटा भी 30 और गामा भी 30। तो कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 30, और कॉस बीटा मतलब कॉस 30, और कॉस गामा मतलब कॉस 30। बात तो एक ही हो जाएगी ना। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये चीज़ क्या हो गई, इक्वल हो गई। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर एक्स बराबर क्या हो, वाई हो, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है, कॉस वाई हो जाता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हैं, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ वी नो दैट मतलब हमको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ही रख देते हैं। ठीक है, और बीटा की जगह, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रख सकते हैं ना, कॉस बीटा की जगह। समझ रहे हैं? अगर कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या रख रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, फिर कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस गामा भी है, हाँ या ना? तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर गामा की जगह भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ये 3 का जाएगा डिवाइड में 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा ना 1/3 में, और क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा कितना आया आपका, प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ कंसेप्चुअल बात ये है कि कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस
1/√3, ठीक है, ये तो पॉसिबल होगा, पर कॉस अल्फ़ा बराबर -1/√3 ये नॉट पॉसिबल होगा। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंसर ये होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि OX, OY, OZ, तो हमको ये खुद से समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर, तो ये इधर ही एंगल बना रहा है। तो जो भी इधर एंगल बनाता है तो आपका जो अल्फ़ा, बीटा, गामा होते हैं ना, ये तीनों क्या होते हैं? पॉजिटिव आते हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव का मतलब 90 डिग्री के अंदर आते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर ये इधर की तरफ है, अपने फर्स्ट ऑक्टेंट बोलते हैं इसको, OX, OZ, OY के अंदर है, ठीक है, और इस पे एंगल बनाता है, तो इसका मतलब होगा कि ये एक्यूट एंगल होगा। ओके, अगर यही इधर की तरफ होता तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना सकता था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू यूज़ होगी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे किस में? फर्स्ट ऑक्टेंट में है। किस में? फर्स्ट ऑक्टेंट। 11th में क्वेश्चन था ऐसा, बहुत छोटा था, ठीक है ना। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब आपका ये सिंपल है कि पॉजिटिव है x, पॉजिटिव है y, पॉजिटिव है z, और सबके इसी वाले इसमें तो आ रहा है स्पेस में, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा बराबर प्लस, अब देखिए √1/√3 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, और जिस चीज़ को आप यहाँ 1, √1 का मतलब 1 हो गया, 1/√3 लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा कितना आ गया? 1/√3। अगर देखिए कॉस अल्फ़ा 1/√3 है, तो कॉस बीटा भी कितना हो जाएगा? 1/√3, और कॉस बीटा 1/√3 है, तो कॉस गामा भी कितना आ जाएगा? 1/√3, ठीक है। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? यही तो होते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। तो ये क्या आ गए? 1/√3, 1/√3, 1/√3, ओके। तो ये आंसर प्रूफ हो गया ना, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये OX, OY, OZ नहीं बोलता, क्या बोलता? चलिए मैं भी देखता हूँ आपका आंसर कितना सही होता है। अगर यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OX, OY, OZ नहीं बोल रहा है, और इसके अलावा ये अगर बोलता है कि इंक्लाइन टू द यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। मतलब सेम एंगल विद OX, OY, OZ नहीं बोल रहा है, और ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, बस सिर्फ क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तब आपको बताना है कि इसके डायरेक्शन रेशियो का क्या वो आएगा, ठीक है। ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इससे आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12th वाला देखिए मैंने लिख दिया है CBSE बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा और करिएगा, ठीक है। और इसे एटलीस्ट 2 या 3 बार तो कर ही लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है आपके बोर्ड में। देखिए क्या है, लेट वेक्टर ए बराबर I 4j 2k, बी वेक्टर 3i - 2j + 7k, और सी वेक्टर भी दे रखा है आपको, ठीक है, ये गिवन दे रखे हमें। फाइंड अ वेक्टर डी, हमें एक वेक्टर डी पता करना है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड सी डॉट डी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि ये दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर, ए और बी के। तो चलिए करते हैं इसको, और इसमें समझाऊंगा मैं कुछ चीज़ें, तो अच्छे समझिएगा। 12th वाला क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर लिख लीजिए पहले, सबसे पहले वेक्टर ए दे रखा है हमें I + 4j + 2k, वेक्टर बी हमें दे रखा है 3i - 2j + 7k वेक्टर, एंड सी वेक्टर दे रखा है हमको 2i - j + 4k वेक्टर, ओके। और एक कंडीशन और दे रखी है, सी डॉट डी इक्वल्स टू कितना है? 15, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये सब गिवन है हमारे पास। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि वेक्टर डी है, वो क्या है? इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ए और बी से दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हमने 10.4 में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो वो कैसे निकल सकता है? ए क्रॉस बी से, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है, ये हमने सीखा है ना कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कौन सा होता है? ए क्रॉस बी होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ए क्रॉस बी। ओके, मतलब ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, समझेंगे, आई जे के। अब ए क्रॉस बी चाहिए तो ए के कोफिशिएंट यहाँ लिख लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे इधर, ठीक है, 1, जे का कितना है 4 और के का कितना है 2। फिर बी वाले लिखेंगे, इसका कितना है बी का आई का कितना है 3, जे का कितना है -2, ठीक है, और के का कितना है 7। ओके, अब निकालते कैसे हैं, सबसे पहले आई वाले को देखते हैं, इसको ऐसे छुपाते हैं, इसको ऐसे छुपाते हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं आई और फिर इन दोनों को छुपाएंगे ऐसे करके, क्या दिख रहा है 4 2 -2 7, तो इस 4 का इंटू इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 × 7, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इसका इंटू इससे कर देंगे, तो 2 × -2, ठीक है। फिर माइनस जे का फॉर्मूला होता है ना, माइनस जे लगाते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर जे वाला ऐसे छुपाएंगे, ऐसे छुपाएंगे, ठीक है। तो क्या है 1 2 3 7 दिख रहा है, तो 1 का इंटू इस 7 से हो जाएगा, है ना। तो 1 × 7 फिर -2 × 3। ओके, फिर प्लस के प्लस में आता है, फिर इन दोनों को छुपाएंगे, कितना है 1 का -2 से, 4 का 3 से, तो 1 × -2 और फिर -4 × 3, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये कितना आएगा 4 × 7 कितना हो जाएगा 28, -2 × -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर माइनस जे 1 × 7 7 -2 3 जा 6, फिर प्लस के 1 × -2 और 4 3 जा 12। ओके, देखिए कितना होगा आई 28 और माइनस माइनस प्लस, माइनस जे 7 - 6 कितना हो गया 1, फिर प्लस के -12 और -2 कितना हो गया -14। देखिए 28 और 4 कितना होगा 32, तो इसे हम 32 और फिर पीछे आई लिख देते हैं, ठीक है। ये j × 1 माइनस जे ही हो जाएगा, फिर k × ये कितना हो जाएगा -14 k हो जाएगा। ये क्या है, ये अपना आ गया a क्रॉस b, ठीक है। अब समझिएगा बात, ये क्या है a क्रॉस b, अब समझिएगा। देखिए हमने a क्रॉस b क्यों निकाला, ये चीज़ समझते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, तो कंसेप्ट में समझना होगा ना। a है, ये b था, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, a क्रॉस b होता है, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया है कि d वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है दोनों पे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो d वेक्टर होगा, d वेक्टर, ठीक है, d वेक्टर एंड a क्रॉस b वेक्टर, देखिए d वेक्टर भी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दे रखा है, और a क्रॉस b परपेंडिकुलर होता है, ये हमको पता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि d वेक्टर एंड a क्रॉस b वेक्टर आर या फिर हैव सेम डायरेक्शन, सोचिए क्या ये बात सही है या नहीं है। डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस ए, इसके ए और बी के, और ए क्रॉस भी तो हमने सीखा ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना। तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हुए ना, ये भी इसके परपेंडिकुलर और डी वेक्टर भी दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ओके, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कि जो डी वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा ए क्रॉस बी के। अब ऐसा क्यों किया है, देखिए डी और ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन डी का और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। समझे चीज़, दोबारा सुनिए। डी वेक्टर और ए क्रॉस बी दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, लेकिन डी वेक्टर और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका ज़रूरी नहीं ना इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकता है डी वेक्टर बड़ा हो सकता है डी वेक्टर छोटा हो, है ना। ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी तो एक गिवन मैग्नीट्यूड होगा इसका, लेकिन डी वेक्टर का हो सकता है मैग्नीट्यूड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड को कौन डिसाइड करेगा, ये वैल्यू लैम्डा। जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो ये डी वेक्टर बड़ा हो जाएगा ए क्रॉस बी से, और लैम्डा की वैल्यू हम छोटी कर देंगे तो इसकी क्या नाम है, इसका डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ए क्रॉस बी से। समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल समझेंगे तो आप देखिए, जैसे कोई वेक्टर है आई, तो आई वेक्टर इधर ही तो होगा। अब आई वेक्टर की डायरेक्शन में हमें दुगने मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो हम इसमें 2i लगा सकते हैं या नहीं, इसकी इसी की डायरेक्शन में 2i, 3i भी बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है, या फिर 1/2i भी बोल सकते हैं ना, तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसको हम बोलें कि आई की डायरेक्शन में कोई भी हो,
तो इसे हम लेमडा टाइम्स ऑफ आई बोल सकते हैं ना। लेमडा की वैल्यू जैसे आप लगाएंगे उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो आपका डी वेक्टर क्या आ गया, लेमडा समझ गए ना क्यों लगाया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब डी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना है आपका, ये रहा। समझिए अब 30 आएगा कैसे, लेमडा की वैल्यू ये भी निकल आएगी अभी, -14 के, ये यहाँ से निकाल लिया ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो ये आपको ना क्या आया, डी वेक्टर। ओके, अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि सी डॉट डी बराबर कितना है 15, तो यहाँ से क्या निकलेगा, लेमडा। तो सी आपका ये रहा, डी आपका ये रहा, इन दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ करते हैं, लिख लेते हैं। सी वेक्टर कितना है आपका 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड डी वेक्टर कितना है आपका लेमडा टाइम्स ऑफ 32i माइनस जे माइनस 14k, 32i माइनस जे माइनस 14k। ओके, अब सी डॉट डी गिवन दे ही रखा है हमें, क्या दे रखा है, गिवन सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना है 15, ठीक है। तो सी वेक्टर की जगह ये लिख देते हैं 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। सी डॉट डी कर रहे हैं हम, सी डॉट डी, तो सी लिख दिया पहले, फिर डॉट प्रोडक्ट किसका करेंगे इससे, तो ये कितना आएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ 32i माइनस जे माइनस 14k, और ये कितना है इक्वल्स टू 15k, ठीक है। अब देखिए लेमडा एक नंबर होगा, 1 2 3 4 कोई भी एक नंबर ही तो होगा, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट 32i माइनस जे माइनस 14k इक्वल्स टू 15, ठीक है। लेमडा देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई वाले का आई वाले से करते हैं, मतलब इस 2 का किससे इंटू हो जाएगा 32 से, हाँ या ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 32, फिर जे वाले का कितना है -1, जे वाले का इधर कितना है -1, तो -1 इंटू -1, तो प्लस में लिख देंगे -1 इंटू -1, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, फिर के वाले का के वाले के साथ हो जाएगा, तो 4 इंटू -14 इक्वल्स टू कितना हो गया 15, ठीक है। अब लेमडा इसका इंटू करते हैं, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64, माइनस माइनस प्लस 1, 14 4 जा 56, प्लस का माइनस का कितना आएगा, माइनस का 56 इक्वल्स टू 15, ठीक है। लेमडा ये कितना आ जाएगा, देखिए 64 में से 56 से आएंगे कितना बचेगा, 64 में से 56 8 प्लस 1 15, तो लेमडा ये कितना आया 9 बराबर 15, तो लेमडा कितना आया 15/9, इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो लेमडा कितना है आपका 5/3, ठीक है। अब डी वेक्टर आपका कितना था, लेमडा टाइम्स ऑफ, हमें डी वेक्टर तो निकालना है, यही तो था 32i माइनस जे माइनस 14k, तो यहाँ लिख दीजिए कितना है 32i माइनस जे माइनस 14k, तो डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह ये लगा दीजिए 5/3 32i माइनस जे माइनस 14k, ठीक है। अब इसका इंटू कर दीजिए 5 का, चाहो तो अंदर, तो 32 5 जा 160i 5 जा 5j माइनस 70k, और ये आएगा 1/3 इधर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया डी वेक्टर, ठीक है। एनसीईआरटी में शायद यहाँ पर माइनस की जगह प्लस है, तो उसे ठीक कर लीजिएगा, वो गलत है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो कंसेप्ट समझ आया ना, कि कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ये डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है ए क्रॉस बी के बराबर हो, ए क्रॉस बी का एक मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या लगा दिया, लेमडा लगा दिया, और फिर जो हमें कंडीशन दे रखी है सी डॉट डी, उससे हमने लेमडा निकाल लिया। ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस जे प्लस के विद अ यूनिट वेक्टर along द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के सम से निकलेगा, वो कितना है 1, तो लेमडा बताइए। तो क्या करना है हमें, पहले इन दोनों का सम करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और फिर इसके साथ क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे अभी।
13 वाला क्या दे रखा है कि एक कोई वेक्टर है, देखिए सम ऑफ द वेक्टर्स निकालना पड़ेगा। पहले चलिए मान लेते हैं ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, आई प्लस जे प्लस के को ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। फिर बी वेक्टर मान लेते हैं किसको, 2i प्लस 4j माइनस 5k, और सी वेक्टर मान लेते हैं लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर से निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा ये होगा कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मान लेते हैं एक डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी और सी का सम, तो इसको और इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। फिर डी वेक्टर बराबर, देखिए आई वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना है 2 और ये कितना लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 लिख देंगे ना, तो आई में लैम्डा और 2 ऐड हो जाएंगे ना। अब ये कितना है 4j और 2j कितना हो जाएगा 6j माइनस 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2k। तो ये क्या आया डी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का सम क्या आ गया डी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके यूनिट वेक्टर के साथ कितना है स्केलर प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो अब निकालेंगे नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ डी वेक्टर। तो कैसे आएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बराबर डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसका क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ डी चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकाल लेते हैं इधर। कैसे आएगा, अंडर रूट में आई वाले का स्क्वायर मतलब लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। ये ऐसे ही तो निकालते हैं, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का, के वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना आया, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 और 4 40 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब डी कैप निकालते हैं। डी वेक्टर कितना है आपका, ये रहा, कितना हो जाएगा ये लैम्डा प्लस 2 आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है इसका, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इन दोनों के सम वेक्टर ये रहा, इन दोनों के सम का वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है ये रहा। अब इस वेक्टर का इसके यूनिट वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड डी कैप इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1। तो करते हैं इसका स्केलर प्रोडक्ट कितना है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो ऐसा वाला करेंगे अब हम ना, यही तो दे रखा है ए वेक्टर डॉट डी कैप कितना हो जाएगा 1, ये गिवन है। तो ए वेक्टर की जगह लिख देते हैं आई प्लस जे प्लस के, फिर डॉट डी कैप कितना है आपका लैम्डा प्लस 2 आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन में क्या आएगा लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, हाँ है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना है 1 है ना, समझ गए। ए की जगह ए लिख दिया, डी कैप की जगह डी कैप लगा दिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको देखिएगा, देखिए ये तो एक वैल्यू है ना, ये क्या एक वैल्यू तो होगी, वैल्यू मतलब जैसे कोई वैल्यू 4 5 6 7 8 9 कोई वैल्यू होगी ना एक नंबर, तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं ना। तो इधर क्या बचेगा फिर आई प्लस जे प्लस के, और फिर डॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, तो इधर ले जा सकते हो आप लैम्डा प्लस 2i प्लस 6j माइनस 2k, और इधर आ जाएगा अंडर रूट में लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं अब, क्या है इधर आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और डॉट लैम्डा प्लस 2i माइनस प्लस 6j माइनस 2k प्लस 6j माइनस 2k इक्वल्स टू अंडर रूट में है आपका लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। अब
आगे देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए आई पे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, जे का कुछ नहीं है 1, के का कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब आई का आई वाले के साथ तो 1 इंटू लेमडा प्लस 2 हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना कि इस वाले का इंटू इस वाले के साथ, तो 1 इंटू लेमडा प्लस 2, फिर प्लस जे का कितना है 1 और जे का कितना है 6, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 6, फिर के का कितना है 1, के का कितना है -2, तो 1 इंटू -2, ठीक है, बराबर लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। ओके, चलिए आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस 2 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू -2 कितना होगा -2, प्लस माइनस माइनस तो -2 आ जाएगा, बराबर +2 का होल स्क्वायर प्लस 40। -2 से +2 गया, इधर क्या बचा लेमडा प्लस 6 +2 अंडर रूट में लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, अब हमें लेमडा निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी चाहिए ताकि ये रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए इधर भी करेंगे तो यही मिलेगा, इधर करेंगे तो ये हट जाएगा ना रूट से स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर इधर खोलते हैं, तो इस कैसे खोलेंगे इसका स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेमडा इंटू 6, हाँ या ना, इधर कितना आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेमडा इंटू 2 प्लस 40। ठीक है, लेमडा स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 जा 12 लेमडा बराबर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4 लेमडा प्लस 40। अब लेमडा वाले इधर लेके चलते हैं, ठीक है, तो इधर कितना आएगा 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा, और कांस्टेंट वाला इधर लेके चलते हैं, तो इधर कितना आएगा 4 प्लस 40 माइनस 36, 12 माइनस 4 लेमडा कितना हो जाएगा 8 लेमडा, ये कितना हो जाएगा 40 में से 36 जाएंगे, कितना बचा 4 और 4 और 4 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल, तो लेमडा बराबर कितना आया 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, चेक कर लीजिएगा आंसर सही होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी सी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी के बी सी के और ए सी के, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो भी क्या इक्वल है। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों को जोड़ दें वेक्टर को, तो ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा, वो इक्वली इंक्लाइंड है ए पर भी बी पर भी सी पर भी, ठीक है, तो मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ एंगल बनाएगा वही बी के साथ वही सी के साथ, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए बहुत ईजी है और अच्छा कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, तो समझते हैं। 14 क्या है, देखिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमें दे रखा है, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, देखिए तो ए परपेंडिकुलर है बी के, तो ये चीज़ हमें पता है ना कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी कितना होता है 0 होता है, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, और ए परपेंडिकुलर है सी के भी, ठीक है, तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी कितना हो जाएगा 0, और बी परपेंडिकुलर है किसके सी के, समझ गए ना, तीनों परपेंडिकुलर है ए बी के ए सी के बी सी के, तो यहाँ से आ जाएगा कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो दिखाते हैं, दो डंडे के बीच में ये वेक्टर इक्वल्स किसके है वेक्टर बी के और किसके है इक्वल सी के, तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या इक्वल, तो ये और ये दो चीज़ें क्या इक्वल है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, देखिए अब एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर बनेगा ना, तीनों को जोड़ेंगे
और ए वेक्टर एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल लेते हैं। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज θ1। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, θ1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है ना एंगल निकालने के लिए, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos θ1 इक्वल्स टू, देखिए ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में चाहिए ना, तो इन दोनों का क्या होगा, डॉट होगा। तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डॉट किससे होगा, ए वेक्टर से, समझ गए। और डिवाइड में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका और मैग्नीट्यूड ऑफ इसका। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इस वाले का, समझ गए ना। ये पूरा एक वेक्टर की तरह है। ठीक है, तो इसका डॉट इसके साथ और फिर इसका मॉडुलस इनटू इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या आएगा, cos θ1 बराबर, देखिए अब इसका डॉट इसके साथ करेंगे ना, तो इसका होगा पहले ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, समझ गए। इसका भी, फिर इसका, फिर इसका, सबका डॉट होगा। और नीचे तो यही आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, अब देखिए यहाँ से cos θ1 बराबर, देखिए ए डॉट ए कितना होता है, ये हमने पढ़ा है कि खुद का अगर डॉट होता है खुद से ही, ए का ए से होता है, तो ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, है ना। ये हमने सीखा है ना पहले फॉर्मूला। तो ए डॉट ए की जगह क्या लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी डॉट ए और सी डॉट ए कितना होगा, देखिए अगर ए डॉट भी जीरो है तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि बी डॉट ए भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। हाँ या ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, जो इसका डॉट इसके साथ होता है वही इसका डॉट इसके साथ हो जाता है। ठीक है, तो ए डॉट भी जीरो है तो बी डॉट ए भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, यहीं से निकल आया ना। तो बी डॉट ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, फिर सी डॉट ए, देखिए अगर ए डॉट सी ज़ीरो है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी डॉट ए भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ए का सी के साथ या सी का ए के साथ क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अपॉन में क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, आगे देखिए cos θ1 बराबर, अब देखिए जीरो जीरो बेकार है तो ऊपर क्या रह जाएगा, उस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। अब देखिए cos θ1 बराबर, देखिए ये स्क्वायर है और ये कितना एक है, तो इससे एक स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा, और एक ही तो बचेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया आपका cos θ1, तो ये आ गया θ1। यहाँ से आप चाहे तो θ1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस cos θ1 ही निकाल लीजिए। ओके, अब निकालते हैं, ये ए के साथ आ गया, ऐसे ही हम बी और सी के साथ निकालते हैं। तो सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, समझ गए, जैसे ए के साथ निकाला था वैसे बी के साथ। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस θ2, तो फिर फॉर्मूला आगे नहीं यूज़ करते हैं, तो cos θ2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका डॉट इसके साथ, है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इसका बी का। अब cos θ2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका इसके साथ होगा ए डॉट बी, है ना, फिर बी डॉट बी, फिर सी डॉट बी। ठीक है, अपॉन में यही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब cos θ2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, पीछे से देख लीजिए, ए डॉट बी कितना है आपका, ज़ीरो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे ना। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए ए डॉट बी की जगह ज़ीरो। बी डॉट बी कितना होता है, ये फिर से अगेन वही, बी का बी के साथ डॉट होगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसकी जगह लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। फिर से सी डॉट बी कितना हो जाएगा, देखिए बी डॉट सी अगर ज़ीरो है तो फिर यहीं से हम निकाल सकते हैं कि सी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हाँ है ना, ठीक है, कम्यूटेटिव होते हैं। तो सी डॉट बी भी क्या है, ज़ीरो, जैसे पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ये भी,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कॉस थीटा टू बराबर, देखिए 0 0 बेकार है, ऊपर क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखिए ये ऊपर स्क्वायर है, इधर एक है तो एक हट जाएगा, तो कॉस थीटा टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आ गया कॉस थीटा टू। ओके, अब फिर से क्या करते हैं, सिमिलरली थर्ड वाला निकालते हैं सी के साथ। ठीक है, तो पीछे निकाल लेते हैं, थर्ड लिख देते हैं यहाँ पर। नाउ एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड किसके साथ निकालेंगे, अब सी वेक्टर के साथ, इस थीटा थ्री, मान लेते हैं थीटा थ्री है, तो फिर से वही यूज़ करते हैं, कॉस थीटा थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, है ना। कॉस थीटा थ्री बराबर, अब इसका भी क्या करेंगे, डॉट, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, नीचे यही रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब कॉस थीटा थ्री, देखिए अब आप ये समझ ही गए होंगे कि ए का डॉट सी के साथ, ए और सी परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा, बी और सी परपेंडिकुलर है 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या लगेगा कि सी का सी के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट सी का होल स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। कॉस थीटा थ्री कितना आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, ऊपर ये तो बेकार है, अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। देखिए एक से एक उड़ जाएगा ये, तो कॉस थीटा थ्री कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब पीछे से चेक करिए, देखिए कॉस थीटा वन कितना आया है आपका, आया है कॉस थीटा वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, पीछे निकाला है ना, चेक करिए जल्दी से। ठीक है, और कॉस थीटा टू कितना आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों को हमें देखें, हमें पता है वी नो, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये गिवन था ना कंडीशंस में, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या बराबर है ना। अब खुद से समझिए थोड़ा सा कि अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर है और इसके बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, और नीचे वाली चीज़ क्या है, सेम है, समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे x अपॉन टू लिखा है, कॉमा y अपॉन टू लिखा है और z अपॉन टू लिखा है, और x बराबर y बराबर z है, तो ये और ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताइए, सोचिए खुद से। ये तीनों इक्वल है, मतलब ऊपर अगर आएगा तो 1 1 1 आएगा, या 2 2 2 आएगा, या 3 3 3 आएगा, तो ये पूरी चीज़ें बराबर हो जाएंगी या नहीं। तो ऐसे ही अगर ए बी सी मैग्नीट्यूड तीनों के बराबर हैं, तो ये वाली, ये तो नीचे तो सेम है ना सबके, देखिए नीचे तो एलसीएम में सबके नीचे सेम है डिनोमिनेटर में, तो ये और ये अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा, ये पूरा क्या हो गया, बराबर हो गया ना, ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा वन बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा टू बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा थ्री, है ना। और अगर कॉस में ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी तो हो गया, थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर थीटा थ्री, हाँ या ना। कॉस से कॉस हट जाएंगे सारे, है ना, जैसे इन दोनों को बराबर करेंगे ऐसे कर सकते हो आप, कॉस थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू करोगे, थीटा कॉस से कॉस गया, थीटा वन बराबर क्या है, थीटा टू, फिर कॉस थीटा टू को कॉस थीटा थ्री से बराबर करेंगे, कॉस से कॉस गया, थीटा टू क्या है, थीटा थ्री। अगर थीटा टू बराबर है तो थीटा वन और थीटा थ्री भी बराबर हो जाएंगे, तो इससे आएगा कि थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर थीटा थ्री, है ना। तो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री क्या थे, एंगल थे ना, ए बी सी का। थीटा वन क्या था, जैसे थीटा थ्री क्या था, एंगल बिटवीन ए बी सी एंड सी, ऐसे थीटा वन क्या था, ए बी सी और ए और ए बी सी और बी, है ना। तो ये तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हाँ या ना, क्योंकि तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर आ गए या नहीं आ गए। ओके, तो ये ऐसे ही करना था। अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं,
तो देखिए इसको आप समझिएगा, अगर आप थोड़े से जीनियस हैं तो आप समझ सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना सकता हूँ मैं कि अगर कोई वेक्टर ऐसे ये दे रहा है कि ए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ए को आई, बी को जे और सी को के मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई जे और के ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। और अगर ये वेक्टर कह रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, ठीक है। अगर आप ये तरीका थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आप यहाँ लैम्डा लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका अगर आप वो देखेंगे अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर ही तो आएगा, तो लैम्डा ही तो मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो जाएंगे ना, तो तीनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी जो आपका वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लैम्डा आई लैम्डा जे प्लस लैम्डा के, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जो बच्चे शॉर्ट में करना चाहते हैं। अब फिर इसका इसके साथ देख लीजिएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अगर वैल्यू सेम आती है तीनों की तो यहाँ से भी हो जाएगा कि θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। समझ रहे हैं, हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आई जे के लगा दिए और मैग्नीट्यूड सेम के लिए, मैग्नीट्यूड ये नहीं दे रखा 1 या 2 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल है, तो हम एक वैल्यू ले ले रहे हैं लैम्डा कि जो भी होगा, अगर इसका 2 होगा तो इसका भी 2, इसका 3, इसका भी 3, मतलब एक लैम्डा ले ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो बताइएगा कमेंट में अभी के अभी कि ये जीनियस वाली शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बहुत समझ आई या फिर नहीं आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15th वाला। 15th वाला देखिए काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड में, तो इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। क्या है, प्रूव दैट ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये बोल रहा है कि प्रूफ करिए ये बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर ये बराबर है तो फिर ये तभी बराबर हो सकता है जब ए एंड बी आर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बहुत इजी है, करते हैं। 15th क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा पहले किसके साथ, ए के साथ, तो कितना होगा ए डॉट ए, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट होगा बी के साथ, तो कितना होगा ए डॉट बी, फिर बी का करेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो कितना आएगा बी डॉट ए, फिर बी का करेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो क्या आएगा बी डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए डॉट ए का मतलब हमें पता है कि किसी का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ होता है तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, हाँ है ना। तो ए डॉट ए की जगह क्या लिख देंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। फिर क्या है ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए की जगह भी हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए है ना, तो बी डॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी भी कैसे आएगा, देखिए खुद का ये भी हो जाएगा, तो बी डॉट बी की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कैंसिल, तो इधर क्या बचा 2 ए डॉट बी बचा ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, इधर क्या बचा कुछ नहीं, तो 0 आ गया, ठीक है। आप समझिए, अब इस 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आया ए डॉट बी बराबर 0, ठीक है। और ए डॉट बी 0 कब होता है, चाहो तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हेयर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपको अगर शो करना है तो कैसे, ए डॉट बी की जगह आप ऐसा लिख दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, देखिए क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ए जो है वो 0 नहीं है, बी भी क्या है 0 नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 0 नहीं होगा, बी भी 0 नहीं होगा, हाँ या ना। अगर ए 0 नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे 0 हो सकता है, तो ए भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये 0 नहीं है और ये 0 नहीं है, तो फिर यही चीज़ तो 0 होगी ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इंटू 3 इंटू
x बराबर 0 है, तो इसका मतलब है ना कि ये 0 नहीं है, ये नहीं है, पर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब यही तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हो आपकी cos थीटा बराबर 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो cos थीटा 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, अब cos थीटा 0 कब होता है, जब cos कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। ठीक है, या फिर cos π/2। तो यहाँ से कितना आया, थीटा किसके बराबर आया, 90 के, तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, हैंस अगर थीटा 90 है, थीटा किसके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में, हैंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे दोबारा से करके देखिएगा अपने आप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, देखिए क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर इन 16 to 19, 16 to 19 में हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो मतलब ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन होगा। 16 करते हैं। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज़ ग्रेटर देन 0 ओनली व्हेन। थीटा एंगल है ए डॉट बी के बीच में और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये कब होगा ग्रेटर देन 0, हमें इनमें से चूज़ करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको 16 वाले को। देखिए हमें गिवन है क्या कि ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है। तो ए डॉट बी की जगह लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिएगा, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड दोनों पॉजिटिव चीज़ होती हैं या नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक पॉजिटिव चीज़ ही तो होगी, है ना। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या होगी, इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हाँ या नहीं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, पॉजिटिव। समझने वाला क्वेश्चन है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 का मल्टीप्लाई मान लीजिए x से कर रहे हैं और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव होगा, चेक कर लीजिए, जैसे x अगर पॉजिटिव है, जैसे x की जगह 3 है, तो ये पूरी चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव आएगी ना। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन 2 और 3 का मल्टीप्लाई अगर -3 के साथ करेंगे तो ये पूरी चीज़ क्या आएगी, निगेटिव आएगी, मतलब लेस देन 0, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है, ये हमें पता है, और ये पूरा पॉजिटिव तभी तो होगा जब cos थीटा क्या हो, cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। ये चीज़ समझते हैं नहीं। 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई, 2 पॉजिटिव है तो तीसरी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब cos थीटा क्या होना चाहिए, cos थीटा 0 से बढ़ेगा, मतलब क्या है कि cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, ग्राफ में आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो cos थीटा सिर्फ इसी में तो पॉजिटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो ये थीटा जो होगा वो आपका वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ या ना। थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर ये क्या होता है, π/2 या फिर 90 डिग्री होता है ना। तो आपका जो थीटा आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। समझ गए या नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना कि इसमें सिर्फ कंसेप्ट था कि ये पूरा पॉजिटिव के लिए cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 17 क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स, ए बी और बी बी दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ। ए और बी तो यूनिट वेक्टर हैं ही हैं और थीटा इनके बीच एंगल है, तो ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए
इसके लिए ट्रिक लगाएंगे एक छोटी सी। 17 देखिए, ए क्या है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 है ना। बी क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। अब ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। ओके, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे हम समझिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा करेंगे कि ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट किससे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। तो ये कितना होगा, देखिए जैसे अगर ये एक्स होता ये भी एक्स होता तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाता ना, तो यहाँ क्या आएगा, यही तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना। थोड़ा समझिए ट्रिक को कि ए प्लस बी वेक्टर जैसे कोई एक्स वेक्टर होता और डॉट एक्स वेक्टर होता तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ही तो आता। तो एक्स की जगह ए प्लस बी को रख के देखिए डॉट ए प्लस बी, तो यही तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अब समझिए, देखिए अब इसका डॉट करेंगे तो पहले ए का डॉट होगा किससे, ए के साथ, तो कितना आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए का होगा किसके साथ, बी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी का होगा ए के साथ, क्या आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी का बी के साथ क्या आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का कितना है, ये वेक्टर का 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। समझ गए ना ट्रिक क्या है कि ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ ही करेंगे तभी हमें एंगल मिल पाएगा, है ना। चलिए अब देखिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ए डॉट बी ऐसे ही लिख देते हैं। अब बी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ये तो बहुत बार होता है, तो बी डॉट ए की जगह हम क्या लिख देते हैं ए डॉट बी लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है। बी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, जैसे ये ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ए का स्क्वायर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 1, ए डॉट बी कितना हो गया 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये अगर 1 है तो इसका स्क्वायर भी कितना आएगा 1, तो यहाँ भी कितना आ गया 1 बराबर 1, ठीक है। ये 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2 ए डॉट बी प्लस 2 बराबर 1, 2 ए डॉट बी, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2, ठीक है। फिर 2 ए डॉट बी बराबर 2 माइनस 1 माइनस 2 कितना आया माइनस का 1, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2, हाँ या ना, ठीक है। इसके आगे समझिएगा आप, देखिए अब ए डॉट बी हमें पता है ना क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ गया आपका -1/2, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा बराबर -1/2, 1 इंटू कॉस थीटा कितना आया कॉस थीटा बराबर -1/2, ठीक है। अब कॉस थीटा -1/2 है तो थीटा कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको थोड़ा सा टिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है अभी बताया भी था पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो आपका जो थीटा होगा वो किस में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस की एक ट्रिक समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए जैसे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, नहीं होती है, ठीक है। और आपको अगर -1/2 चाहिए, देखिए 1/2 -1/2 एक जैसी है ना, बस नेगेटिव का अंतर है, तो आपको 180 में से इसको माइनस कर देना होगा, तो 180 माइनस अगर 60 कर देंगे तो आपको -1/2 मिल जाएगा। इसका मतलब -1/2 किसकी हो गई कॉस 120 डिग्री की वैल्यू। समझ रहे हैं ट्रिक कैसे करते हैं काम, जैसे अगर आपको कॉस थीटा बराबर, एक और समझाता हूँ,
कॉस थीटा बराबर माइनस रूट 3/2 चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए कॉस थीटा, कॉस रूट 3/2 किसकी होती है पॉजिटिव में, ये तो आपको याद होनी चाहिए। कॉस 30 डिग्री की होती है नहीं रूट 3/2, ठीक है। तो माइनस कब आएगा, जब इसे 180 में से निकाल देंगे, मतलब 180 में से निकालेंगे तो कितना आएगा 150। कॉस 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। समझ गए ट्रिक या नहीं, कि जो पॉजिटिव होगा, जिस एंगल पे पॉजिटिव है उसे 180 में से माइनस कर देंगे तो उस एंगल पे वही वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बस यही समझाना था कि ये कॉस कितना हो जाएगा -1/2 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। समझ गए यानी, ठीक है। कॉस थीटा हो रहा 120 डिग्री को आप 2π/3 भी लिख सकते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 2 × 180 अगर करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 आएगा, ठीक है। तो इसे आप कॉस 2π/3 भी लिख सकते हैं। कॉस से कॉस गया, थीटा कितना आया 2π/3 आंसर। समझ आ गई या नहीं बात, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें जो मेन चीज़ थी वो यही थी समझने के लिए कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ए वेक्टर a + b का डॉट a + b के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसलिए किया ताकि a और b के बीच में डॉट हो जाए, जिससे हमें क्या मिल जाए, इसका एंगल के बारे में पता चल जाए। ये क्यों किया, ताकि a और b के बीच में डॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, और थीटा इनके बीच में एंगल है, वही तो फाइंड करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k डॉट i क्रॉस j बराबर कितना होगा। इजी है ये तो बहुत। 18 क्या है क्वेश्चन, i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k, ठीक है, प्लस k क्रॉस i डॉट j इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे, है ना, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होते हैं, ये मैंने एक साइकिल बनवाई थी आपको, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो, कभी भी यहाँ i लिख दो, यहाँ j लिख दो, यहाँ k लिख दो, है ना। और अगर आप ऐसे चलेंगे कि i का j के साथ करेंगे तो k मिलेगा, तो यहाँ से पता चल जाता है ना कि i का j के साथ करेंगे तो k मिलेगा, j का k के साथ करेंगे तो i मिलेगा, ठीक है। और फिर k का i के साथ करेंगे तो j मिलेगा, ठीक है। ये साइकिल याद होनी चाहिए। और अगर इसको आप उल्टे कर देंगे, मतलब j क्रॉस i कर देंगे, उल्टा चलेंगे ऐसे तरफ, j का i से करेंगे तो यही मिलेगा k पर माइनस में, k का j के साथ करेंगे तो i मिलेगा लेकिन नेगेटिव में, और i का k के साथ करेंगे तो j ही मिलेगा लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू उठा के डाल दीजिए सिंपल। तो i डॉट j क्रॉस k क्या है आपका i, तो यहाँ आ जाएगा i वेक्टर। समझ गए यानी j क्रॉस k की वैल्यू कितनी होती है i, अब प्लस j वेक्टर डॉट i क्रॉस k क्या आएगा आपका, i क्रॉस k कितना है -j वेक्टर, ठीक है। ये साइकिल सीख जाइए बस, प्लस k वेक्टर डॉट i क्रॉस, ये क्रॉस है, i क्रॉस j कितना है, i क्रॉस j ये रहा कितना है k वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा k वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखिए i डॉट i कितना होता है, ये हमने सीख चुके हैं कि i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1, हाँ या ना, डॉट प्रोडक्ट में। तो i डॉट i कितना हो जाएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि मैग्नीट्यूड ऑफ i का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस बाहर कर दो तो ये कितना आ जाएगा j डॉट j, फिर ये कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ k का होल स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ i का होल स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस j डॉट j को आप मैग्नीट्यूड ऑफ j का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको भी क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब देखिए ये 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ j कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1, -1 से +1 गया, आंसर कितना आया 1। समझ गए। आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे कि i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, यहाँ -1, k डॉट k कितना होता है +1, तो इससे कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 18 का सी वाला हो जाएगा, ओके।
चेक कर लीजिएगा। 19 देखते हैं अब। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा ए और बी के बीच में क्या है, एंगल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा फाइंड करना है अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। कौन सा है 19th वाला, देखिए हमें गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, एक्चुअल में तो ये होता है ना, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, देखिए बिल्कुल सही तरीके से करते हैं इसको, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, ठीक है। 90% टीचर और बच्चे यहाँ पर एन वेक्टर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर अच्छे से कर रहे हैं तो ऐसे ही करना चाहिए, एन वेक्टर लिखना चाहिए, ये हट जाएगा सही बात है, लेकिन लिखना ऐसे चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए ये तो क्या है, नंबर से सारे, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सबका क्या आएगा, यही आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये सब बाहर आ जाएगा, और एन वेक्टर पे क्या लग जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब एन वेक्टर क्या होता है, ये मैंने समझाया था कि एन वेक्टर क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 90% बच्चे गलत कर देते हैं, ऐसे कट सकता है बोर्ड में मार्क्स अगर ऐसा आता है तो, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 लिखा जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ क्या आया, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ठीक है। तो ये कितना है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर इस कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 1, 0 नहीं 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो तो ऐसा आ जाएगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो यहाँ से आया टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब 10 45 होता है तो 1 होता है ना, और 10 45 को आप 10 पाई अपॉन 4 भी लिख सकते हो, तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, 10 पाई अपॉन 4, ठीक है। 10 से 10 गया, थीटा कितना आ गया, ऐसे काटते नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। ऐसा इम्प्लाइज करके ये पता होता है कि ये दोनों 10 10 है, तो थीटा कितना आ गया, पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ओके। तो आई होप आपकी सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट अच्छे से हो गए हो, ओके। इसमें 12th वाला ज़रूर अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपके सारे क्वेश्चन समझ आ गए हों। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करना अपने डाउट्स, ठीक है, बिना डरे, मैं रिप्लाई करूँगा उसके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो यार, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक भेज के, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अपने ट्यूशन कोचिंग वाले बच्चों को बताया करो जीनियस लर्निंग क्लासेस के बारे में। और फर्स्ट टाइम आए हो तो एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब करने वाला, उसे दबा देना। एक बेल आइकन होगा घंटी वाला, उसे भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो ढूंढना नहीं पड़े आपको, ठीक है। और मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिसकी फ़ीस होती है 300 रुपीज़, ठीक है, जो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हो इस नंबर पर 7906884855, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना सारा टाइम देने के लिए, इतनी देर मेरे साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लव यू बच्चों, बाय बाय।